मखदूम अली ख़ान साहब हमारे मुल्क के एक सरकर्दा वकील हैं। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से उनका डॉन में एक कॉलम शाया हुआ, जिसमें उन्होंने कुछ इस तरह से कहा है कि जनरल ज़िया ने शायद जिस बात की ख्वाब देखा हो लेकिन अमल ना कर पाए, जनरल मुशर्रफ ने चाहा हो लेकिन ना कर पाए, वो काम ये मौजूदा सरकार करने जा रही है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि बाज़ लॉयर्स की राय है कि अदलिया की आज़ादी का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले। मुल्क में बहुत सारे लॉयर्स हैं जो इस वक्त कह रहे हैं कि जो कुछ होने जा रहा है 27वीं आईनी तरमीम के तहत, उससे हमारी जुडिशरी का इस तरह से हुलिया बिगड़ जाएगा कि हम उसको फिर रिपेयर शायद ना कर पाएँ। लेकिन साथ ही बहुत सारे लॉयर्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के साथ हैं और वो कह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है ज़बरदस्त हो रहा है और इससे हमारी अदलिया की आज़ादी इंश्योर होगी, उसका वक़ार बुलंद होगा। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं मुइज़ जाफरी साहब, सरकर्दा वकील हैं, हमारे प्रोग्राम में आते रहे हैं, टीवी चैनल्स पे काफ़ी आते हैं। मुइज़, ये जो हम देख रहे हैं डिस्कशन, इसमें एक ये था कि ये रिसेंटली इलेक्शंस भी हुए वकला के और काफ़ी काफ़ी सारे ऐसे वकला जीत कर आए हैं जो गवर्नमेंट के साथ भी हैं। ये बताइएगा कि जिस तरह हम देख रहे हैं जो तब्दीलियां हैं फार रीचिंग हैं, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम होगी यानी कि वफाकी आईनी अदालत, आप इसमें देख रहे हैं कि कोई इससे बेहतरी आएगी या ये वही सेंटिमेंट है जो मखदूम अली खान साहब ने शेयर किया है? जी, ये वही सेंटिमेंट है शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। इट्स अ प्लेजर टू बी टॉकिंग टू यू ओवर द एयर। देखें, मेरे ख्याल में ये ना बेहतरी लाने के लिए लाया गया है, इसकी नीयत बहुत आया है। इस आइनी तरमीम के अंदर जो बाकी दीगर चीज़ें वो करने की कोशिश कर रहे हैं उसी से नीयत आया है। और 26वीं तरमीम जिस वक्त ला रहे थे उस वक्त एक लाज रखा जा रहा था, क्योंकि अदलिया जो है वो थोड़ी बहुत आज़ाद बची हुई थी, चाहे उसके सरबराहान जो हैं वो हुकूमत के साथ उस वक्त मिले हुए हों या ना मिले हुए हों, लेकिन तमाम बाकी जजेस जो हैं वो आज़ादी के आदी थे। वो 2009, 2010, 2011 के इंडक्टीज़ थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, पहुंच गए थे वो हाई कोर्ट से, और वो उस ज़माने के जजेस थे कि जब अदलिया जो भी हो आज़ाद थी। तो एक उसकी डर की वजह से 26वीं तरमीम का आपने तसलसल देखा था, तरीक़त देखी थी कि वीकेंड पे लाया गया, रात में लाया गया, बीच रात में वोटिंग हुई, जो लोग वोट कर रहे थे वो बग़ैर मुसव्वदे के वोट कर रहे थे, किसी ने कोई चीज़ देखी भी नहीं थी, उनको पता नहीं था वो क्या चीज़ कह रहे हैं, लेकिन पास कर रहे थे। और रही बात कि ये किस नीयत से लाया गया है, देखें, जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाया गया था बंदयाल साहब की मैकिनेशंस के बाद, वो मेरे ख्याल में मुकम्मल अमल था सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्बिट्रेरीनेस रोकने का। उसने 184(3) की अपील ले आया था, उसके तहत रिव्यू की अपील हो जाती, उसके तहत कोई भी अहम आइनी मामले के लिए 5 से ज़्यादा जजेस की 5 या 5 से ज़्यादा जजेस की ज़रूरत थी, और उसके तहत कोई भी चीफ़ जस्टिस साहब जो है वो अपने मर्ज़ी से रोस्टर नहीं बना सकते थे, उनको अपने नेक्स्ट इन लाइन 2 जज साहिबान से मुशावरत करनी थी। अब आप देखें कि ये हुकूमत वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाई जिसको प्रैक्टिसिंग वकला ने सराहा, और यही फिर हुकूमत ने उसको 1 महीने के अंदर अंदर तरमीम किया, जब उनको लगा कि काजी फ़ायज़ साहब की जो हुक्मरानी है वो कमज़ोर पड़ रही है, और उसके अंदर तरमीम करके जो टॉप 3 सीनियरिटीज़ थी उनमें से एक को माइनस करके अमीरुद्दीन खान साहब को डाला, और फिर उसकी वजह से और उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की तरीक़त को को गैर फ़ाल करने की वजह से वो फिर वो सारी चीज़ें कर पाए जो काजी फ़ायज़ साहब ने अपने आखिरी चंद माह में की, और उसकी वजह से ये रास्ता खुला। और जब रास्ता खुल गया और ये आइनी तरमीम ले आए, तो इस आइनी तरमीम के अंदर भी क्योंकि कुछ तकल्लुफ़ बाकी रखना था, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनी ये सिर्फ इसलिए बन सकी इसलिए कि जजेस के अंदर से कुछ जज साहिबान थे जो इनके साथ मिले हुए थे, और उन्होंने फिर अपने आप को वोट दे देकर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का अव्वल तो सरबराह बनाया, और फिर उसके बाद अपने आप को और हुकूमत का साथ देते हुए, इंतज़ामिया का साथ देते हुए और अपने तमाम बाकी बरादर जजेस के ख़िलाफ़ वोट डालते हुए ये मुकम्मल और यकीनी बनाया कि हुकूमत को अपनी मनपसंद बेंचेस मिलें। और उन मनपसंद बेंचेस ने पिछले पूरे साल में सिर्फ एक काम किया है, या तो काम नहीं किया है, या अगर कुछ किया है तो हुकूमत के हक़ में किया है, और ये रोल बैक का तसलसल है कि अब क्योंकि जिस तरह से आपने कहा हुकूमतों की ये रविश रही है कि मनपसंद जजेस से मनपसंद फैसले लिए जाएं। हमारी अदलिया में अभी भी कुछ जजेस हैं जो पुश बैक करते हैं, जो क्वेश्चन करते हैं, खतूत लिखते हैं, लेकिन इसमें जो हम देख रहे हैं तरमीम में, और जिस तरह अगर किसी को ट्रांसफ़र किया गया और वो नहीं जाना चाहते तो दे विल बी कंसिडर्ड रिटायर्ड।
हम क्या आने वाले दिनों में एक पर्ज देखेंगे कि अदलिया में जो रहे से खुले शाहजेब, इससे भी इम्पोर्टेंट बात जो मोइस से पूछना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो नई आईनी अदालत है इसके फैसले सुप्रीम कोर्ट समेत पूरी अदलिया पे लागू होंगे, और जो इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट है वो तरमीम मंजूर होने के बाद सिर्फ सिविल और क्रिमिनल फौजदारी मुकदमात ही सुन सकेगी। तो इसका मतलब है कि जो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो असल में तो आईनी कोर्ट बन गई है। जी, पहले ये बताइएगा कि हम पर्च देखेंगे आने वाले दिनों में जो भी लग रहा है हालात से। जी, ये लोग ओथ को भी अमेंड कर रहे हैं, उसके बाद जब आप किसी से फ्रेश ओथ मांगेंगे तो मेरे ख्याल में उनका ज़मीर तो शायद गवारा ना करे, ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनको शंट असाइड किया जाएगा। और इसी तरह अगर आप किसी को उठा के पनिशमेंट पोस्टिंग्स देंगे तो वो कोई ब्यूरोक्रेट्स तो नहीं है, दिस इज़ नॉट व्हाट दे साइंड अप फॉर। तो मेरे ख्याल में जी, अगर ये चीज़ इस स्पिरिट में इम्प्लीमेंट हो गई तो मेरे ख्याल में आप देखेंगे बहुत सारे लोग कह देंगे कि जी मेरे लिए तो बहुत हो गया। वसत साहब का जो सवाल था उसका मैं जवाब देना चाहूँगा। देखें, हम एक कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन है, हमारे यहाँ अव्वल तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अलग होने का कोई तसव्वुर और कोई मंतक ही नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होता ही सुप्रीम कोर्ट है और होते ही हाई कोर्ट से। उनका काम ही ये होता है कि वह आइन को देखते हुए कवानीन को इम्प्लीमेंट करें, और वो नज़ीर के क्योंकि पाबंद होते हैं लिहाजा वो अगर एक फ़ैसला कर देते हैं तो साल ब साल एक बॉडी ऑफ लॉ डेवलप होती है जो कि फिर इंश्योर करती है कि कोई भी जज जो है वो एक हद से ज़्यादा तजावुज़ नहीं कर पाएगा। और एक आइनी जुरिस्डिक्शन, एक कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन, कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलग होने का तसव्वुर हो ही नहीं सकता। तो आप दर हकीकत कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के नाम पे एक एक्चुअल सुप्रीम कोर्ट बना रहे हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट है उसको आप एक डिमोशन दे रहे हैं, और उसके अंदर अब जो मुकदमात चलेंगे वो मुकदमात की सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की उसूलन ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। और वो पहुंचते ही सिर्फ इसलिए कि हमारे जज साहिबान और हमारी रजिस्ट्रीज़ जो हैं वो कुछ ज़्यादा रियायत दे जाती हैं वकला को, और 23-23, 40-40 साल पुराने केसेस जो हैं जो कि शादी के मामलात के और इंटेस्टमेंट इश्यूज़ के मामलात के और विरासत के मामलात के और कत्ल और इक़दाम कत्ल के मामलात के केसेस सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच जाते हैं। ये और किसी मुल्क में होता नहीं है, हमारे यहाँ पहुँच भी जाते हैं और फिर इस हद तक लटक भी जाते हैं कि जब उनके फैसलों के वक्त आते हैं तो जो लोग होते हैं जिन्होंने केसेस किए होते हैं वो गुजर चुके होते हैं, लिहाजा वो केसेस फाइल होते हैं वकला के इंटरेस्ट में है, और वो केसेस का फैसला भी वकला के इंटरेस्ट में ही होता है। और अब बस यही काम बच जाएगा सुप्रीम कोर्ट का, जो एक्चुअल काम है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के पास चला जाएगा, और वहाँ पर जो लोग बैठे होंगे वो शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब लगाएंगे। मतलब कि अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, जैसे IHC के चीफ जस्टिस हैं वगैरह वगैरह। एक वक्फा लेते हैं फिर। कि अब ये भी एक हकीकत है कि हर इदारे में ऐसे लोग बैठे होते हैं जो उस इदारे को ही कमज़ोर कर रहे होते हैं। मीडिया में हमने ये देखी है, कई कैरेक्टर्स हैं, मेरे ख्याल अदलिया में भी हमने देखी है, पार्लियामान में और सियासी क्लास में तो हमने डेफिनेटली देखा है। तो क्या कहते हैं ना, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। शाहजेब, अभी आप मखदूम अली खान साहब के आर्टिकल का हवाला दे रहे थे, सुप्रीम नो मोर, और यकीनन एक इंतहाई उम्दा मजमून लिखी है, लेकिन रिकॉर्ड, अगर मुकम्मल रिकॉर्ड को हम पेश करें तो मखदूम साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PPP के वकील भी रहे हैं रिजर्व सीट केस में, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल / PTI के खिलाफ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, नाम तो आपने सुना होगा, PTI की जो इलेक्शन सिंबल केस है उसमें वो ECP के भी लॉयर थे, और जहाँ तक मुझे याद है तो वो मुशर्रफ दौर में अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं कई सालों तक। तो ये थोड़ा सा मुझे वो वाली फीलिंग आ रही है जब रोहिदाद खान साहब अब जमहूरियत के हक में कसीदे लिखते हैं ना, तो कहने का है कि कोई दूध का तो धुला हुआ है नहीं यहाँ पर। जी वो सर। अच्छा, दूध के धुले में से याद आया कि आज कुछ साबिक सीनियर जज हैं जो रिटायर हो चुके हैं, और वकला ने चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को कहा है एक ख़त में कि 27वीं तरमीम पर गौर करने के लिए फुल कोर्ट तलब की जाए। लेकिन जो सीनियर तरीन जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने बहरहाल चीफ जस्टिस को ख़त लिखा है कि वो एग्जेक्टिव पे वाज़े करें कि अदलिया से मुताल्लिक़ कानून साजी अदलिया की मशावरत के बग़ैर नहीं की जा सकती। उन्होंने एक कानूनी सवाल भी उठाया है कि ऐसे वक्त जबकि एक आइनी तरमीम यानी 26वीं तरमीम अदालत में ज़ेर समात है, तो क्या आइन में उसका फ़ैसला होने तक कोई नई तरमीम हो सकती है या नहीं? ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। फिर एक और चीज़ दी जो मेरे इल्म में नहीं थी
कि जो मीसाक़ जमहूरियत हुआ था, जिसको कहा जा रहा है कि जी मीसाक़ जमहूरियत में भी आईनी अदालत का जिक्र था, तो मंसूर अली शाह साहब के ख़त में है कि मीसाक़ जमहूरियत में जिस आईनी अदालत का जिक्र था वो सिर्फ 6 साल की मुद्दत के लिए बनाने की सिफारिश की गई थी। अच्छा, मैंने डबल चेक किया मीसाक़ जमहूरियत को आज नेट पे, तो वाकई उसमें लिखा हुआ है कि साहब 6 साल के लिए ये आईनी अदालत बनाई जाएगी, लेकिन अब वही मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कुछ और है। जी मोइज जी, मैंने ये मामला मैं पहले भी उठा चुका हूँ कि वो जो आईनी अदालत है, इसका सवाल भी बराह रास्त फिर पूछा था हसनात मलिक साहब ने मुर्तज़ा वहाब से, जब 26वीं तरमीम लॉन्च हो रही थी तो उन्होंने गोल कर दिया था ये कहते हुए नहीं वो अंग्रेज़ी में था, उर्दू वाले मीसाक़ जमहूरियत में नहीं लिखा हुआ था। अच्छा। हालांकि उर्दू की ट्रांसलेशन जो है वो सफदर अब्बासी साहब ने की थी और अंग्रेज़ी में लिखा रज़ा रब्बानी साहब ने था। हाँ। तो आप देख लीजिए कि मुसव्विदा कहाँ है और कौन सा है, कौन सी ज़बान में है, लेकिन अगर आप वो देखें ना उसकी नीयत क्या है तो उसमें ख़ास साफ़ है कि क्योंकि आइन के साथ इतने खिलवाड़ हो चुके हैं, इस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा जा रहा है 2007 में, तो लिहाजा 6 साल की मुद्दत के लिए हम एक ऐसा कोड बनाएंगे जिसमें तमाम सूबे से जजेस लेके आएंगे और वो जजेस जो हैं वो आइन के अंदर जो रद्दोबदल हुए हैं उनको ठीक करने के लिए 6 साल के लिए बैठेंगे। अच्छा, ये अमल क्योंकि पीपल्स पार्टी और PML नून ने मिलकर 18वीं तरमीम के अंदर कर लिया, लिहाजा फिर उन्होंने आइनी कोड नहीं बनाया और वहां पर ये बात खत्म हो गई। तो इसको फिर 15 साल बाद जो ये जागी है, ये फिर किसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की नीयत से नहीं जागी है, ये किसी को बाद में ख्याल आ गया कि यार चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जिक्र कर देते हैं ताकि हम जो है बिल्कुल ही हिपोक्रेट ना लगे। तो ये उस हद तक की बात है, वरना कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आप पढ़ लीजिए, डॉन ने रिपोर्ट किया है, डॉन ने जो उसका मतन रिपोर्ट किया है वो ज़्यादा अहम है क्योंकि पीपल्स पार्टी के जब से ये सवाल पूछा गया है मुर्तज़ा वहाब साहब से, जब से पीपल्स पार्टी की वेबसाइट पर कभी कभी मिलता है वो अंग्रेज़ी वाला वर्जन, कभी कभी नहीं मिलता, तो आप लोग देख लें, उसको सिक्योर कर लें। बिल्कुल, मैं कहीं ना कहीं ये जो मंसूर अली शाह साहब वाला खत है ये आपके ख्याल में इग्नोर हो जाएगा? सर, जो उन्होंने पिछले जो 15-20 खत लिखे हैं वो तो इग्नोर हुए हैं, तो मेरे ख्याल में ये वाला अगर जवाब दाना होता तो 8 नवंबर का लिखा हुआ खत है, मंजर आम पे आने से पहले ही उसका जवाब आ चुका होता, क्योंकि ये डिबेट के अंदर तो सामने मुसव्वदा 3 दिन से तो आया हुआ है। यार ये जो आपने बात की ना यार मोइज, अब ये आजकल ना जब लोगों से बात करें तो कुछ लोग कहते हैं ना कि सर ये तो मतलब जमहूरियत का कत्ल है, ये आखिरी कील है, पता नहीं कितने कील ठोके हुए हैं लेकिन सुन रहा है कि ये आखिरी है। हाँ। ठीक है, तो कह रहे हैं कि यार रेजिस्ट करना है, आपको प्रोटेस्ट करना है, तो उनसे सवाल पूछा गया कि कैसे? हाँ, कौन करेगा? आप करेंगे? उसने कहा कि जी बिल्कुल मैं तो करूंगा। उसने कहा कैसे करेंगे? उसने कहा कि जी देखिए जैसे मैं व्हाट्सएप पर आपके साथ तनकीद कर रहा हूँ इस वक्त, उसी तरह। तो अब चीजें यहाँ पर आकर रुक गई हैं कि मैं आके मतलब इनकलाब लाऊंगा कैसे, मैंने एक ओपिनियन कॉलम लिखना है। हाँ, मैंने व्हाट्सएप पर एक बहुत ही खूबसूरत में मजमून, अच्छा, क्या ट्विटर पर मैंने कोई 15 पोस्ट कर 2006 में जो अदालती बहरान था इससे आधा था और उस पर वकला जो है सारे सड़कों पे थे, सब थक गए। तो इस वक्त क्या वकला ने धनिया पिया हुआ है, क्या मसला है? थक गए हैं सर। धनिया नहीं पिया हुआ है सर, पैसे पिए हुए हैं। हमारी बार्स के ऊपर काम हुआ है, 6-8 साल से काम हुआ है। बराह रास्त ये अंदाज़ा हुआ, देखें चौधरी इफ्तिखार साहब की मूवमेंट के बाद, हालांकि उसके पीछे कियानी साहब थे, हालांकि सब शरारतें थी, एक अंडरस्टैंडिंग आ गई थी कि यार ये जो बार्स है ना ये एक इंडिपेंडेंटली एक पावर हाउस है और इसको इस तरह होना नहीं चाहिए। और फिर ये पैनमा वाले ज़माने में से ये कोशिश की गई थी कि किसी तरह हमारी बार्स को कैप्चर किया जाए। उसद खान साहब 2007 में जब मैं ग्रेजुएट हुआ था तो एक बार इलेक्शन 30 से 35 लाख रुपए में लड़ा जाता था, हालांकि वो नंबर भी जो लिमिट है उससे बहुत ज़्यादा था, बल्कि इससे भी कम में लड़ा जाता था। फिर 2011-12 में 30 से 35 लाख रुपए में लड़ा जाता था। 2016 तक ये इलेक्शन जो है ये 40-50-60 लाख रुपए आपके दोस्त अहबाब जमा करके कोई एक खाना कर दे, कोई और खाना कर दे, लड़ लिया जाता था। ये जो पिछले बार इलेक्शन हुए हैं इसमें 7-7, 8-8 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, तवातुर से खर्च होते आए हैं। और ये खर्चा जो है इसकी मतलब एक वर्किंग प्रोफेशनल की जेब इजाजत नहीं देती। और ये खर्चे जो हैं इसकी वजह से आपको ऐसे ऐसे लोगों ने आके वोट दिया है जिन्होंने कभी शक्ल भी नहीं देखी है हाई कोर्ट की, जिस हाई कोर्ट के बार के वो मेंबर्स हैं। हाँ। हमारी वोटर्स लिस्ट पोल्यूट की गई है, हमारी वोटर्स लिस्ट मैनेज की गई है, हमारे इलेक्शंस मैनेज किए गए हैं, तवातुर से मैनेज किए गए हैं, जिस बाकायदा झोंक दर झोंक खरीदा गया है वकला को तंजीम के अंदर डाला गया है जो कि प्रैक्टिसिंग वकला नहीं है। 15,000 लोग हैं हमारे वोटिंग रोल पे, आपको कभी भी 500 और वकील होंगे जो आपको
हफ्ते के अंदर रेगुलरली नजर आते होंगे। ये जो बाकी सारे लोग हैं ये सिर्फ इलेक्शन डे पे नजर आते हैं। बहुत खूब। कराची बार टाइम हमारा खत्म हो गया है, टाइम खत्म हो गया, सॉरी। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा पॉजिटिवली कि मैनेजमेंट टेक्निक्स बहुत बेहतर हो गई हैं। हाँ। मतलब 26वीं तरमीम के बाद भंड के बाद भंड था, इस बार कितना स्मूथली काम हुआ है। तो मैं वाहिद पॉजिटिव नोट, मैं पॉजिटिव नोट पर थैंक यू वेरी मच, आप ही कर दें। हाँ तो बिल्कुल पॉजिटिव नोट। खुदा हाफिज।